जय हिंद बच्चों, आपकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी की कड़ी में ये एक और वीडियो लेकर मैं गरिमा बत्रा आई हूँ। ये है आपके 10th स्टैंडर्ड की जो टेक्स्ट बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसके पोएट्री सेक्शन के क्वेश्चंस हैं। ये सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं इनमें, और इनके जो उत्तर हैं वो एक लाइन के बहुत ही आसान उत्तर हैं जो आपको कहीं भी किसी भी गाइड में या किसी भी इंटरनेट की साइट पर नहीं मिलेंगे। ये मैंने विशेष रूप से आप लोगों के लिए आसान उत्तर तैयार किए हैं। आप इनकी एक बार रीडिंग ले लीजिए, इन्हें याद कर लीजिए अच्छे से। ये वीडियो मुश्किल से 15 से 20 मिनट का है और इसको देखने के बाद, इन उत्तरों को याद करने के बाद अगर हो सके तो एक बार लिखकर भी जरूर देखिए ताकि आपकी स्पेलिंग कंफर्म हो जाए। साथ ही ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी चैनल पर आपको क्लास 10th 11th 12th के सभी क्वेश्चंस के आसान उत्तर, पूरा ग्रामर सेक्शन मिलेगा, सभी निबंध, सभी पत्र, राइटिंग पैराग्राफ, नोटिस राइटिंग आदि मिलेगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। What is a dust of snow? बर्फ की धूल क्या है? और इसका उत्तर है The dust of snow means the fine particles or flakes of snow. बर्फ की धूल का अर्थ है बर्फ के बारीक कण या टुकड़े। Who is the poet of the dust of snow? Dust of snow के कवि कौन है? और इसका उत्तर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो हमने यहाँ पे सिर्फ हु की जगह लिख दिया रॉबर्ट फ्रॉस्ट, बाकी का पूरा वैसा का वैसा। What does the poet say has changed his mood? कवि किसके बारे में कहता है कि जिसने उसका मूड बदल दिया है? And the answer is the sudden shower of dust of snow changed the poet's mood. जो अचानक से, सडन यानी अचानक, जो बौछार हुई थी डस्ट ऑफ स्नो की, बर्फ की धूल या बर्फ के बारीक कणों की, उसने कवि का मूड बदल दिया था। How has the poet's mood changed? कवि की मनोदशा कैसे बदल गई है? And the answer is the poet's mood had changed from sad to happy after the shower of dust of snow. बर्फ की धूल की बौछार के बाद कवि का मन उदास से खुश में बदल गया है। What side of nature do crow and hemlock represent? कौवा और हेमलॉक प्रकृति के किस पक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं? अब ये एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है जो कि अक्सर 3 नंबर के लिए पूछा जाता है। तो जो बच्चे इसे याद कर सकते हैं वो इसे याद कर लें। Crow is a black, harsh voiced bird. कौवा एक काला, कठोर आवाज वाला पक्षी है। And hemlock is a poisonous tree. जबकि hemlock जो है वो एक जहरीला पेड़ है with bitter fruit, और उसमें फल कड़वे लगते हैं, कड़वे फलों वाला जहरीला पेड़ है। Both are not beautiful. दोनों ही सुंदर नहीं हैं। They represent the dark, depressive, sorrowful and bitter side of nature. तो वे प्रकृति के अंधेरे, अवसादग्रस्त, दुखद और कड़वे पक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब ये प्रश्न है पोएम फायर एंड आइस से। प्रश्न है What are two different views about the end of the world in the poem Fire and Ice? आग और बर्फ इस कविता में दुनिया के अंत के बारे में दो अलग-अलग विचार क्या है? And the answer is the two different views of people regarding the end of the world are fire and ice. दुनिया के अंत के संबंध में लोगों के दो अलग-अलग विचार हैं और वो हैं आग और बर्फ। What does ice stand for in the poem? कविता में बर्फ का क्या अर्थ है? And the answer is ice stands for hatred in the poem. कविता में बर्फ का अर्थ नफरत से है। What does fire stand for in the poem? Fire stands for greed,
and lust in the poem. कविता में आग का अर्थ लालच और वासना है. Who is the poet of Fire and Ice? Robert Frost is the poet of Fire and Ice. यहाँ पे हमने who की जगह सिर्फ Robert Frost कर लिया. A tiger in the zoo. How does the tiger feel in the cage? बाघ को पिंजरे में कैसा महसूस होता है? And the answer is the tiger feels unhappy in the cage. बाघ पिंजरे में दुखी महसूस करता है. How does the tiger move in the cage? बाघ पिंजरे में कैसे घूमता है? And the answer is the tiger moves very slowly and quietly in a threatening way. बाघ बहुत ही धीरे और शांत तरीके से खतरनाक तरीके से चलता है. जिन बच्चों को थ्रेटनिंग की स्पेलिंग याद ना हो तो वो इतना ही याद कर सकते हैं. The tiger moves very slowly and quietly in the cage. Who would pass through the water hole? पानी के पास से कौन गुजरेगा? And the answer is a plump deer would. एक मोटा हिरण. तो हमने who की जगह a plump deer कर दिया और बाकी का पूरा वाक्य वैसा का वैसा. Would pass through the water hole. How does the tiger scare the people? बाघ लोगों को कैसे डराता है? And the answer is the tiger scares the people. ये हमने प्रश्न से लिया है. The tiger scares the people और इसके आगे हमें याद करना है by growling at them, उनके ऊपर घुर्राकर, and showing his teeth and claws, और अपने दांत और अपने पंजे दिखाकर लोगों को डराता है. अब अगला जो प्रश्न है वो है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स इस पोएम से. तो ये प्रश्न है हाउ डज द पोएट सजेस्ट दैट यू आइडेंटिफाई द लायन एंड द टाइगर. कवि आपको शेर और बाघ की पहचान करने का सुझाव कैसे देते हैं. अब ये प्रश्न ऐसा भी आ सकता है हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द लायन एंड द टाइगर. आप शेर को और बाघ को कैसे पहचान सकते हैं. पर इसका आंसर एक ही है. लायन इज लार्ज एंड रोर्स वेरी लाउडली. शेर बड़ा होता है और तेज दहाड़ता है. द टाइगर हैज येलो एंड ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन हिज बॉडी. बाघ के शरीर पर काली और पीली धारियां होती हैं. तो इस तरीके से हम दोनों को पहचान सकते हैं कि जो लायन होता है बहुत बड़ा होता है और रोर्स यानी दहाड़ता है बहुत जोर से. नेक्स्ट है हाउ डज अ लेपर्ड बिहेव व्हेन ही मीट्स अ पर्सन. जब तेंदुआ किसी व्यक्ति से मिलता है तो वो कैसा व्यवहार करता है. एंड द आंसर इज व्हेन अ लेपर्ड मीट्स अ पर्सन ही जंप्स ऑन हिम. जब तेंदुआ किसी व्यक्ति से मिलता है तो वो उस पर झपट पड़ता है. नेक्स्ट है व्हाट इज द स्पेशल फीचर ऑफ हाइना. लकड़बग्घा की विशेषता क्या होती है. द आंसर इज द हाइना ऑलवेज कम्स विथ मेरी स्माइल्स. लकड़बग्घा हमेशा प्रसन्न मुस्कान के साथ आता है. अगला प्रश्न है द पोएम द बॉल पोएम से. अब इसका प्रश्न है व्हाट डज द पोएट से द बॉय इज लर्निंग फ्रॉम द लॉस ऑफ द बॉल. कवि क्या कहता है कि लड़का गेंद खोने से क्या सीख रहा है. एंड द आंसर इज ही लर्न दैट इफ आवर थिंग्स आर वंस लॉस्ट. उसने सीखा कि यदि हमारी चीजें एक बार खो जाती हैं वी कैन नेवर गेट देम बैक. तो हम उन्हें कभी भी वापस नहीं पा सकते. ये प्रश्न इस तरह से भी आ सकता है व्हाट इज द बॉय लर्निंग फ्रॉम द लॉस ऑफ द बॉल इन द बॉल पोएम. लड़का गेंद के खोने से क्या सीख रहा है. तो आंसर यही रहेगा. अभी एक प्रश्न है जिसका बहुत छोटा सा आंसर है डू यू थिंक द बॉय हैज लॉस्ट एनीथिंग अर्लियर. क्या आपको लगता है कि लड़के ने पहले कुछ खोया है. And the answer is no. It seems that the boy had not lost anything earlier. नहीं,
ऐसा लगता है कि लड़के ने पहले कुछ भी नहीं खोया। अगला प्रश्न है, What is the boy's state of mind at the loss of his ball? अपनी गेंद के खोने पर लड़के की मानसिक स्थिति क्या है? And the answer is the boy is very disturbed at the loss of his ball. लड़का अपनी गेंद खो जाने से बहुत परेशान है। अगला प्रश्न है, Where was the boy's ball lost? लड़के की गेंद कहाँ खो गई थी? And the answer is the ball was lost in the water down the street. लड़के की गेंद सड़क के नीचे पानी में खो गई थी। ये प्रश्न ऐसा भी आ सकता है, Where was the boy's ball gone? कि लड़के की बॉल कहाँ चली गई थी? तो उसका भी यही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है पोयम अमेंडा से। How old do you think Amanda is? आपके अनुसार अमेंडा की उम्र कितनी है? And the answer is Amanda seems to be a school-going girl of 10 to 12 years. Amanda 10 से 12 साल की स्कूल जाने वाली लड़की लगती है। Why is Amanda getting scolded for having chocolates? Amanda को चॉकलेट खाने के लिए डांट क्यों पड़ रही है? And the answer is Amanda is getting scolded for having chocolates. या इतना हिस्सा तो हमने प्रश्न में से लिया है, हमने is को Amanda के बाद लिख दिया। Amanda is getting scolded for having chocolates और याद कहाँ से करना है? As से। As previously she had acne. उसे डांट पड़ रही है क्योंकि पहले उसको इसी के कारण मतलब चॉकलेट खाने के कारण मुहासे हो गए थे। Why does Amanda seem moody most of the times? Amanda ज़्यादातर समय moody क्यों दिखती है? और इसका उत्तर है Amanda seems moody most of the time. ये हमने यहाँ से लिया है Amanda seems moody most of the time प्रश्न में से, और अब हमें आंसर याद करना है सिर्फ because से। Because she is nagged most of the times, क्योंकि वह ज़्यादातर समय परेशान रहती है, उसे टोका टोकी की जाती है। Why does Amanda wish to be Rapunzel? Amanda Rapunzel क्यों बनना चाहती है? इसका आंसर है so that ताकि she could live carefree on a high tower, ताकि वो एक ऊंचे टावर पर बेफिक्र रह सके and avoid her reality, और अपनी हकीकत से बच सके। Why does Amanda wish to be a mermaid? Amanda जल परी क्यों बनना चाहती है? And the answer is Amanda wishes to be a mermaid. ये हिस्सा हमने प्रश्न में से लिया है और अब आंसर याद करना है so she could drift alone by blissfully languid emerald sea, ताकि वह आनंदमयी पन्ना जैसे समुद्र में अकेले बह सके। Why does Amanda wish to be an orphan? Amanda अनाथ क्यों बनना चाहती है? And the answer is Amanda wishes to be an orphan so that Amanda एक अनाथ बनना चाहती है so that ताकि, अब ये यहाँ तक का जो हिस्सा है अमांडा से लेके ऑर्फन तक का, ये हमने प्रश्न में से लिया है और हमें याद करना है so that she is able to roam the sea, ताकि वह समुद्र में घूम सके and avoid her reality, और अपनी वास्तविकता से बच सके। अगला प्रश्न है Who do you think speaks to Amanda? आपके अनुसार अमेंडा से कौन बात करता है? और इसका उत्तर है We think Amanda's mother speaks to her. हमें लगता है कि अमेंडा की माँ उससे बात करती है, क्योंकि एक माँ ही अपने बच्चे को टोकती है। अगला प्रश्न है Name the book from where the poem Animals has been taken. अब ये नेक्स्ट पोएम एनिमल्स का क्वेश्चन है कि उस पुस्तक का नाम बताइए जहां से एनिमल्स नाम की कविता ली गई है, और इसका आंसर है द नेम ऑफ द बुक इज सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इन लीव्स ऑफ ग्रास। ये है पुस्तक का नाम। अगला प्रश्न है What was the wish of the poet? कवि की क्या इच्छा थी? And the answer is The wish of the poet was to live with animals. कवि की इच्छा थी जानवरों के साथ रहने की। What are the qualities possessed by the animals? जानवरों में कौन कौन से गुण होते हैं?
And the answer is the qualities possessed by the animals are. अब ये वाला जो हिस्सा है ये हमने प्रश्न में से लिया है, तो हमें ये याद नहीं करना, सिर्फ ध्यान रखना है कि हमें द क्वालिटीज से लिखना है। अब याद कहाँ से करना है? पीस यानी कि शांति, सेल्फ डिपेंडेंस यानी कि आत्मनिर्भरता, सिंप्लिसिटी अर्थात सरलता। अब आत्मनिर्भरता क्योंकि जानवर अपना भोजन खुद ही ढूंढते हैं, खुद ही खाते हैं, किसी को उनके लिए भोजन ढूंढ के नहीं देना पड़ता। What do the animals bring to the poet? जानवर कवि के लिए क्या लाते हैं? And the answer is the animals bring tokens of mutual love and understanding. आपसी प्रेम, mutual love यानी आपसी प्रेम, and understanding यानी समझ के प्रतीक, ये पोएट के लिए वो लाते हैं, कवि के लिए लाते हैं। अगला प्रश्न है Why does the poet wonder? कवि को आश्चर्य क्यों होता है? And the answer is the poet wonders. कवि को आश्चर्य होता है where the animals get those tokens that they bring to him. कि जानवर वो जो इतना प्यार और इतनी प्यार की निशानियां लाते हैं वो कहाँ से लेकर आते हैं? अगला प्रश्न है What do animals not discuss? जानवर किस बात पर चर्चा नहीं करते? And the answer is the animals do not discuss their duty to God. जानवर भगवान के प्रति अपने कर्तव्य के बारे में चर्चा नहीं करते, सिर्फ काम करते जाते हैं, उसकी चर्चा नहीं करते। What do the animals not do for their sins? जानवर अपने पापों के लिए क्या नहीं करते? इसका आंसर है the animals do not lie awake in the dark. ये अंधेरे में जागते नहीं हैं एंड वीप फॉर देयर सिंस, और अपने पापों के लिए रोते नहीं हैं। मतलब ये मनुष्यों से अलग होते हैं इस मामले में कि इन्हें जो लगता है ये पाप पुण्य, उसके बारे में रात को जागते नहीं हैं जैसे कि इंसान जागते हैं और रोते हैं, ये उसकी तरह रोते नहीं हैं, अर्थात जानवर पाप ही नहीं करते। For what do the animals not demented? जानवर किस लिए पागल नहीं होते? And the answer is the animals are not demented with the mania of owning things. लोगों को जो जानवर होते हैं वो चीजों को अपने पास रखने के लिए पागल नहीं होते। इंसान होते हैं जो चीजों को देखकर पागल हो जाते हैं, उन्हें सब चाहिए होता है, लेकिन जानवरों में ऐसा नहीं है, न तो वो घर बनाते हैं न किसी चीज को रखने के लिए पागल होते हैं। अगला प्रश्न है Do the humans kneel down to other humans who lived thousands of years ago? क्या मनुष्य हजारों वर्ष पहले जीवित अन्य मनुष्यों के सामने घुटने टेकते हैं, अर्थात जो मजार होती है उसके सामने? तो इसका आंसर है yes, the humans kneel down. हाँ, मनुष्य हजारों वर्ष पहले जीवित other humans दूसरे मनुष्यों के सामने who lived thousands of years ago उनके सामने घुटने टेकते हैं। kneel down यानी घुटने टेकना। अब हम शुरू करने जा रहे हैं द पोयम द ट्रीज। पहला प्रश्न है वेयर आर द ट्रीज एट प्रेजेंट? वर्तमान में पेड़ कहाँ हैं? एंड द आंसर इज एट प्रेजेंट द ट्रीज आर इन द हाउस। इस समय पर पेड़ पौधे घर में हैं। What do their roots and leaves do? उनकी जड़ें और पत्तियां क्या करती हैं पेड़ों की? तो रूट्स क्या करती हैं? The roots try to free themselves from the cracks of the veranda floor. बरामदे का जो फर्श है उसकी जो क्रैक्स हैं, दरारों में से खुद को स्वतंत्र करने का प्रयास करती हैं। और पत्तियां क्या करती हैं? The leaves move towards the glass in search of light. पत्तियां जो है वो प्रकाश की तलाश में कांच की तरफ बढ़ती हैं। What do the roots do all night? जड़ें सारी रात क्या करती हैं? And the answer is the roots move from cracks in the veranda floor. जो जड़ें हैं वो बरामदे के फर्श की दरारों से गति करती हैं। How will the departure of the trees affect the house? जो पेड़ों के चले जाने से घर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? The glass gets broken. जो कांच है वो टूट जाता है। And the winds rush to meet the trees. और हवाएं पेड़ों से मिलने के लिए दौड़ पड़ती हैं। अगला प्रश्न है Where are the pieces of the broken moon shining? टूटे हुए चांद के टुकड़े कहाँ चमक रहे हैं? And the answer is they are shining on the top branches and leaves of the tallest oak tree. वे सबसे tallest यानी सबसे ऊंचे ओक के पेड़ की जो ऊपर की शाखाएं हैं और जो पत्तियां हैं उनके ऊपर चमक रहे हैं।
What kind of whispers can the poet hear? कवि किस प्रकार की फुसफुसाहट सुन सकता है? And the answer is the poet can hear the voices of the trees talking to each other and sounds of their moving out. कवि पेड़ों के आपस में बात करने की आवाजें और उनके बाहर निकलने की आवाजें सुन सकता है। अगला लेसन है फॉग नाम की पोयम से। तो What does Sandberg think the fog is like? Sandberg के अनुसार कोहरा कैसा होता है? And the answer is Sandberg thinks the fog is like a cat that comes silently. Sandberg का मानना है कि कोहरा एक बिल्ली की तरह है जो कि जैसे बिल्ली चुपचाप आती है ऐसे ही कोहरा भी चुपचाप आ जाता है। दूसरा प्रश्न है How does the fog come? कोहरा कैसे आता है? तो पहले और दूसरे प्रश्न का उत्तर लगभग समान है। The fog comes silently like a cat. कोहरा बिल्ली की तरह चुपचाप आता है। अब नेक्स्ट पोएम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। पहला प्रश्न है Why did Custard cry for a nice safe cage? कस्टर्ड एक अच्छे सुरक्षित पिंजरे के लिए क्यों रोया? इसमें कस्टर्ड जो है वो एक ड्रैगन का नाम है जो कि एक पेट है। इसका आंसर है कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। ये हमने यही प्रश्न में से लिया कस्टर्ड। अब क्योंकि डिड के साथ क्राई है इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज और याद करना है बिकॉज से। तो ये क्या होगा बिकॉज इट वॉज कावर्ड एंड वॉज स्केयर्ड ऑफ एवरीवन। तो इसका अर्थ क्या हुआ क्योंकि वो एक कावर्ड था मतलब कायर था और सभी से डरता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है Why was Belinda scared? बेलिंडा क्यों डरी हुई थी? And the answer is Belinda was scared to see a pirate with pistol. अर्थात बेलिंडा एक समुद्री डाकू को पिस्तौल के साथ देखकर डर गई थी। What did Custard do at last? Custard ने आखिरी में क्या किया? And the answer is Custard saved Belinda and other pets at last. Custard ने आखिरी में बेलिंडा और दूसरे पालतू जानवरों को बचाया। अगला प्रश्न है जो कि पोएम फॉर एन ग्रेगरी से है। What does the young boy say to Anne Gregory? युवा लड़का एनी ग्रेगरी से क्या कहता है? He said, उसने कहा that the real lover loves not for looks but for inner qualities. कि सच्चा प्रेमी दिखावे से नहीं बल्कि आंतरिक गुणों से प्रेम करता है। अगला प्रश्न है What does the old religious man say? बूढ़ा धार्मिक व्यक्ति क्या कहता है? And the answer is he said, उसने कहा that only God loves us for our qualities. कि सिर्फ भगवान ही हमसे हमारे गुणों के कारण प्रेम करते हैं and not for our looks और हमारे रूप के कारण नहीं। अगला प्रश्न है What does the poet want to say in the poem for Anne Gregory? इस कविता में कवि क्या कहना चाहता है? And the answer is he wants to say that only God loves us for our qualities and not for our beauty. वह कहना चाहते हैं कि भगवान ही सिर्फ हमसे हमारे गुणों के कारण प्रेम करते हैं हमारी सुंदरता के कारण नहीं। आई होप दिस वीडियो वुड बी यूजफुल फॉर यू। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। इन प्रश्नों के उत्तरों को आप लिख लिख कर याद करिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।